So today we will do the questions based on value based questions of chapter number 1 class 12th India on the eve of independence. ठीक है, आप ये मुझे बताओ बिफोर प्रोसीडिंग विद अवर वीडियो, मतलब बिफोर प्रोसीडिंग विद अवर लेक्चर, आप मुझे ये बताओ कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, व्हाट आर देम, बताओ बच्चों। बेसिकली बच्चों वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हमारे वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी रियल लाइफ इंस्टेंसेस से बेस्ड होता है, लाइफ स्टडी या केस स्टडी के बेसिस पे होते हैं। ये इसमें आपकी डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के आपकी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स को इस तरीके से घुमाया जाता है, क्वेश्चन को इस तरीके से घुमाया जाता है जिससे आपकी वैल्यू जो एप्टीट्यूड होता है ना उसका डेवलपमेंट हो या आपको वैल्यूज की नॉलेज हो। ठीक है, तो खैर छोड़ो, उसके तो हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम ये आज करेंगे इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के या तो हॉट्स क्वेश्चन यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि ना वो बच्चे समझ पाते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी हो, जो इंग्लिश को समझ आ सकते हैं, इंग्लिश अच्छी हो तो वो ये क्वेश्चन आसानी से समझ लेते हैं, वरना कहने की बात तो सेम ही होती है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के इनडायरेक्टली पूछ लो, कहने का मतलब, कहने की बात, कहने का मकसद एक ही होता है, सेम ही होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, ऑल द सेक्टर्स होल्ड्स अ प्रोमिनेंट पोजीशन ड्यूरिंग colonial rule, yet agriculture sector only enjoys the monopoly power at that time. Comment 5 points in favor of your statement. क्या मतलब हुआ इस बात का बच्चों, बताना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का। ठीक, ऐसा क्यों? तो आपको ऐसे 5 पॉइंट बताने इसके फेवर में, मतलब इसकी एडवांटेज तो नहीं कह सकते, इसके सपोर्ट में, कि वैसे तो हर ही सेक्टर अपनी जगह पे अपने आप बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था, बट ऐसा क्या था कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो मोस्ट प्रोमिनेंट था, मोस्ट इम्पोर्टेंट था, या उसकी डोमिनेंस थी, या वो मोनोपोली राइट्स थे उसके उस टाइम पे। तो चलो शुरू हो जाओ, पहला पॉइंट बताओ क्या था। इसकी स्टार्टिंग आप ऐसे करो, एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट, बस एक मिनट रुक जाओ। इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग आप कैसे करना है, जब भी आपके कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा ना, तो आप इसमें स्टार्टिंग करोगे, आंसर लिखो, आंसर यस करो, कॉमा डालो। यस दिस इज, अगर कोई बात सही है तो आप लिखोगे यस दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट दैट at that particular period of time all the sectors hold up, फिर ये क्वेश्चन में से लिख लो, hold up prominent position during colonial rule, yet agriculture sector only enjoys the monopoly right due to the following reasons. और अगर आपको किसी चीज के अगेंस्ट हो, या आप नहीं मानते, या आपको गलत लगता है, तो आप लिखोगे नो दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट एडिकेट, दिस इज नॉट राइट, इंस्टेड ऑफ दिस these are the points which used to be there in place of this। मतलब अगर मैं आपको बता दूं कि अभी कोई नेगेटिव सिचुएशन आएगी तो इस इन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के आंसर आप यस या नो करके ही स्टार्ट करना, और फिर बाद में अपने पॉइंट्स तो वैसे लिख सकते हो जो पॉइंट्स होते हैं, समझ गए। चलो अब शुरू हो जाओ, फर्स्ट पॉइंट बताओ। सबसे बड़ा पॉइंट तो यही होता है। अच्छा एक बात और है, अगर आप सिर्फ इतना सा पॉइंट लिखोगे पीपल पर इलिटरेट, तो आप इसको हेडिंग डाल देना और उसके अंदर का लिख लेना, लिटरेसी रेट वॉज वेरी लो, एडुकेशन वॉज वेरी लो, देर वॉज नो टेक्नोलॉजी, नो स्कूल्स वर देयर, पीपल डोंट थिंक एजुकेशन एज कंसिडर्ड एज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंदर डाल के लिखना है ना। और अगर आपको पॉइंट लिखना है, मैंने आपको दोनों तरह के नोट्स प्रोवाइड किए, जब मैंने आपको लास्ट में जो इनके टॉपिक्स थे तो मैंने आपको पॉइंट वाइज नोट्स प्रोवाइड किए थे, और जब आपकी स्टार्टिंग में था तो आपकी हेडिंग डाल के अंदर का डिफाइन कर देना। अब आपकी मर्जी, अगर आप मुझे आंसर पॉइंट में बताओगे तो थोड़ा बड़ा पॉइंट बोलना, और अगर हेडिंग बताओगे तो उसके अंदर का थोड़ा बहुत मुझे डिस्क्राइब करना। ठीक है, वेरी गुड। फर्स्ट एजुकेशन, पीपल वर अनएजुकेटेड। सेकंड, शाबाश।
lack of money because people do not have the money which they earn were spent on fulfilling their basic necessities. 70 to 80% was spent to fulfill their basic necessities, and the necessities which was not considered as much important was not being spent by them. Correct, very good bacha. Chalo third other sectors. आप ये बोलो, हाँ, लैक ऑफ इंडस्ट्री के बजाय आप ये लिख सकते हो लैक ऑफ अदर प्रोफेशन. देयर वाज नो एनी अदर प्रोफेशन इन विच द पर्सन कैन गो अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, बट एग्रीकल्चर sector was there in which the people can do their job. They start up their agriculturing sector by their own. There was no any restriction in this, but there was no adequate industries, there was no adequate factories in which the person can choose another profession. There was no other profession apart from this. ठीक है, इसमें से आप 2-3 पॉइंट लिख लेना. फोर्थ पॉइंट, हाँ ये तो कुछ कुछ सेम ही हो जाएगा, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. इसके बदले में आप ये लिख लो, agriculture sector did not wo agriculture sector did not require much resources as compared to other industries. Like if a person want to start any another industries or any another business or even a shop, then he or she must do a lot of investment in this. But agriculture sector can be started, yeah, agriculture business can be started with minimum amount of money invested or with minimal resources. इसमें आप हेडिंग लिख सकते हो एग्रीकल्चर कुड बी स्टार्टेड बाय मिनिमल रिसोर्सेज. ठीक है. फिफ्थ पॉइंट, कुछ तो बेनिफिट भी लिखते हो, इतनी ज्यादा बुराई नहीं लिखते, कुछ बेनिफिट बता दो इसके एक आधा. बेसिक नीड्स, इसके मतलब आप ये लिख सकते हो at that particular period of time when technology was not much, resources was not there, then इंडिया कुड एबल टू अर्न द बेसिक नेसेसिटीज. आपके पॉइंट को इंक्लूड कर रही हूँ, बेसिक नेसेसिटीज बाय एग्रीकल्चर. मतलब उस टाइम पे जब इतने रिसोर्सेज नहीं थे, इतनी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं थी, इतने ज्यादा मशीन्स नहीं थी, तो भी फार्मर्स अपना पेट एग्रीकल्चर से पाल सकते थे. तो भी फार्मर्स के पास इतना पैसा होता था एग्रीकल्चर सेक्टर से कि वो एटलीस्ट अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाते थे. और उसका रीजन ये था, India is a monsoon fed country. What is the meaning of monsoon fed country? Monsoon fed country. शाबाश. इंडिया मॉनसून डिपेंडेंट कंट्री थी. और इंडिया में ऐसा नहीं था, आज भी मान लो अगर कोई बहुत ज्यादा रिसोर्सेस नहीं हो, देखो मशीन्स नहीं होगी तो जो बफेलोज होती है, बुल होती है, उनसे खेत को जोत लेंगे. मशीन्स नहीं होगी तो फावड़े से जोत लेंगे. पानी के लिए नहीं होगा तो भगवान के ऊपर बिलीव करके मौसम पे बिलीव करेंगे कि बारिश हो जाएगी तो हमारे क्रॉप्स आ जाएंगे. मतलब एग्रीकल्चर तब भी और अब भी एक ऐसा सेक्टर है कि अगर किसी के पास कुछ चीज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है ज्यादा, वो अपनी फिजिकल लेबर करके अपने आप लग के मैनुअली लग के भी इससे ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट इतना तो कमा सकता है कि अपनी फैमिली की बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाए. तो इसीलिए उस टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर की डोमिनेंस थी. समझ गए. इन 5 पॉइंट्स को ना मैं आपसे लास्ट में पूछूंगी जब लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा. तो इन 5 पॉइंट्स को हम अच्छे से इलेबोरेट करके लिखना, बड़ा बड़ा करके लिखना, जो कल टेस्ट है इस चैप्टर का, इंडिया ऑन ऑफ ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का. और जो आप अपने टेस्ट में आंसर लिखोगे इसका मैक्रो में, तो मैं आपको कहती हूँ कि आपको बहुत ज्यादा लिखने की नीड नहीं है. उसका रीजन ये है कि मैक्रो में तो आगे जाके आपके न्यूमेरिकल्स भी होते हैं. मैक्रो में पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखो, दैट इज सफिशिएंट. बट ये जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इसमें आप थोड़ा इलाबोरेट करके, थोड़ा बड़ा करके, क्योंकि यू हैव अ लॉट ऑफ मैटर टू राइट डाउन, आपके पास लिखने के लिए बहुत कुछ है. आप अपने मैटर को बड़ा कर करके लिखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा. तो आप ना चीजों को बहुत खोल खोल के लिखना. ठीक है, कल के टेस्ट में. चलो अभी मैं लास्ट में पूछूंगी इसका 5 पॉइंट्स. क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करो.
जोर से बोलो। More people, less gain, less people, more gain. Highlighting this statement explain the concept of agriculture sector. बताओ क्या मतलब हुआ इस बात का? क्या क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस किया गया है? वेरी गुड। चलो आपको ये, खैर मेरी स्टूडेंट इंग्लिश के तो इसलिए समझ आ गई होगी। आपको अगर ये पता चल जाए ना कि ये कहना क्या चाहता है, ये पॉइंट कहाँ स्टक कर रहा है, तो आप वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो। बात ये है कि मोर पीपल लेस गेन एंड लेस पीपल मोर गेन इज द कॉन्सेप्ट और द टैगलाइन ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस क्वेश्चन में आप डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को एक्सप्लेन कर देना। चलो मुझे शॉर्ट में बताओ क्या होता है, बताओ। वेरी गुड। Disguised unemployment is a situation in which people are more and work is less। अब इसका थोड़ा सा रेफरेंस एग्रीकल्चर सेक्टर से लेके बताना। Very good. 75% of the population were engaged in agriculture sector, but the work was not there to be given to all those 75% of people. So due to this reason, the people were more and the work is less, and ultimately the people who were employed also in agriculture sector was not able to get much amount of return, or was not able to get much amount in return of their services। ठीक है, इसका ज्यादा बड़ा मत लिखना, मतलब ऑलमोस्ट हाफ पेज तक का बहुत है। चलो थर्ड क्वेश्चन पढ़ो। चलो क्या मतलब हुआ इस बात का? एवरी कॉइन हैव टू साइड्स। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। इसी तरीके से ब्रिटिशर्स के भी दो पहलू थे, पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। दोनों उन्हीं के इम्पैक्ट थे। इन द हाईलाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के तहत आप ब्रिटिशर्स की पॉजिटिव साइड्स को दर्शाइए या कमेंट ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ ब्रिटिशर्स। चलो कमेंट करो फिर, किस लिए बैठे हो, बताओ क्या क्या पॉजिटिव साइड है। वेरी गुड, शाबाश। वेरी गुड। थर्ड। 1861, right? They have passed the Legislative Act which enhanced to bring the democracy in the India and removal of monarchy sector. Very good. Next, third, they created the sense of nationalism. हाँ बोलो, आप बोलो। They vanished। वेरी गुड। लेकिन आप बच्चा अभी कहते हो ना दे मैनेज द सोशल रिफॉर्म्स, नहीं, या तो कहो दे डिड द सोशल रिफॉर्म्स, या ये कहो दे मैनेज द सोशल इविल्स। ठीक है इसका मतलब तो वो उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स को खराब कर दिया था। या आप कहो दे मैनेज द सोशल इविल्स, या आप कहो दे प्रोवाइडेड द सोशल रिफॉर्म्स। ठीक है, चलो वेरी गुड, 4 पॉइंट हो गए, फिफ्थ पॉइंट बता दो। द सेंस ऑफ नेशनलिज्म फीलिंग, the sense of nationalism feeling, the sense of patriotic feeling was also generated after the advent of Britishers only। ठीक है, गुड बाबू। 5 लिख लेना इसके भी पॉइंट। चलो क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो।
इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन फॉर सेल्फलेस मोटिव इज बेस्ट। जो काम विदाउट किसी अपना सेल्फिश पना या विदाउट किसी अपने निस्वार्थ भाव से किया गया काम, कितना अच्छा वर्ड बोला मैंने हिंदी का, निस्वार्थ भाव, निस्वार्थ भाव से किया हुआ काम सबसे बेस्ट होता है। क्या ब्रिटिशर्स कुछ काम निस्वार्थ भाव से करते थे? करते थे तो बता दो, नहीं करते थे तो बता दो, पहले आप बताओ करते थे? Very good. They did not do anything for the selfless motive. In providing the development, also the major reason was to uplift the which economy? Very good. If they had provided certain development also, like development of manufacturing sector, small scale industries, and development of railways also, development of कह सकते हैं reforms in the another sectors also, but they all did this in order to develop the Britain economy. Their motive was not to develop our Indian economy at all. समझ गए? इसको भी ज्यादा बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं, छोटा ही लिख लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो। बताओ, सोसाइटी इज फुल ऑफ सोशल इविल्स। हमारी सोसाइटी फुल ऑफ सोशल इविल्स यानी सोशल प्रॉब्लम से बेस्ड है, सोशल प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लेक्सिटीज के बेस्ड पे है। आप उन सारी सोशल इविल्स के बारे में बताओ और उनके रेमेडियल मेजर बताओ जो उस टाइम पे किए गए थे या किए जाने चाहिए थे। बताओ, पहले सोशल इविल्स बताओ। वेरी गुड। वुमेन एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन, चाइल्ड लेबर, विडो रिमैरेज, नहीं विडो, हाँ विडो रिमैरेज, सती सिस्टम एटसेट्रा, दीज ऑल आर द सोशल लेवल्स ऑफ अवर सोसाइटी विच वाज वेरी बैड एंड विच हैड टू बी टेकन इनटू एक्शन एज सून एज पॉसिबल एंड इट हैड डन आल्सो। अब इसके रेमेडियल मेजर बता दो कि कैसे कैसे ठीक किया गया था या किया जाना चाहिए, इसका मैं बताती हूँ। इसमें आप लिखना कि whenever any wrong thing happens in a society, some of the another remedial measures was introduced that time only। जब जब धरती पर, कह सको ये तो कोई रामायण टाइप की बात है, जब जब सोसाइटी में मतलब बहुत ज्यादा पाप बढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ उसका रेमेडियल मेजर आ जाता है। दैट हैड हैपेंड एट दैट टाइम ओनली ऑल्सो। to all such social evils, certain acts, certain persons, certain influencers, certain reformers had came who had protested against all such social evils, and they had improved and demolished all such evils from the society. Like Rabindranath Tagore had introduced many things by which sati system was removed. There was certain acts which was made like beti bachao beti padhao, by which girls education and women's education was empowered, and in the similar way child labor stopping act are also there. There are certain remedial measures which are taken, which had taken and which are taken so that such social evils are removed from the society। बहुत ज्यादा बड़ा हो गया ना, सो तो नहीं गए ना, जाग रहे हो ना? ठीक है, तो इसमें से आप कुछ भी लिख देना। हिंदी में मैं आपको बता देती हूँ कि जब जब आपकी सोसाइटी पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है तो तब तक उसका कुछ ना कुछ निवारण मिल जाता है। कुछ निवारण तो उसे जड़ से खत्म कर देते हैं, जैसे सती को जड़ से खत्म कर दिया, लेकिन कुछ सोशल इविल्स को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसमें रिफॉर्म्स जरूर होते हैं। देखो आज गर्ल्स एजुकेशन को थोड़ी बहुत तो पावर मिली है, गर्ल्स आर गेटिंग एजुकेशन इन मोस्टली पार्ट ऑफ अवर कंट्री, बट वी कैन नॉट से दैट, हम ये नहीं कह सकते कि सभी जगह ही गर्ल्स एजुकेशन इक्वली प्रोवाइड की जाती है। तो कहने का मतलब ये सोशल रेमेडियल मेजर्स में या तो कुछ ऐसे मेजर्स आए जिन्होंने फुल तरीके से उस चीज को खत्म कर दिया, या कुछ ऐसे मेजर्स आए जिन्होंने उसके इफेक्ट को कम कर दिया, लेकिन कुछ ना कुछ रेमेडियल मेजर्स जरूर आए हैं। ठीक है, समझ गए? चलो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। 6 क्वेश्चन। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ने कॉलोनियल रूल में इंप्रूवमेंट दिखाई, कैसे दिखाई?
हाउ इट बी डन, क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने कैसे इम्प्रूवमेंट किया। Very good. They introduced railways. They introduced. They had linked the roads with another sectors also. ये तो सारी चीजें हो गई हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। आप कुछ हेल्थ और उसके भी बता दो, बोलो। नहीं, उन्होंने किया तो कुछ नहीं था। हाँ खैर, इसमें इम्प्रूवमेंट तो नहीं आ सकता, वो तो हम फीचर्स ही बताए थे मैंने जब आपको बताए थे। ठीक है, तो फिर आप यही पॉइंट लिख लेना कि देयर वाज सर्टेन इम्प्रूव। हाँ, आप उसमें भी लिख सकते हो इंडस्ट्रियल सेक्टर में थोड़ी बहुत इन्होंने इंडस्ट्रियल ग्रोथ की थी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट करके। ठीक है, तो तीन चीजें आप लिख देना, इंडस्ट्रियल सेक्टर, लिंक द विलेज रोड विद द नेशनल हाईवेज और इंट्रोड्यूस रेलवे। ठीक है, चलो बच्चों, अब आप मुझे ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। हाँ जी, अब आप सेवंथ क्वेश्चन रीड करो। हाँ जी, फार्मिंग डन फॉर द ओन पर्पस या फार्मिंग डन फॉर फुलफिलिंग द ओन नीड्स इज कॉल्ड एज सब्सिडियंस फार्मिंग। इन दिस द फार्मर वर्क इन ऑर्डर टू फैच देयर ओन फैमिली या फॉर देयर ओन मोटिव। करेक्ट। चलो, ज्यादा लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसके बारे में, इतना ही बहुत है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। अब बताओ, रीजनल वेरिएशंस क्या थी और उस टाइम पे रीजनल वेरिएशंस कैसे बढ़ी थी, बताओ। स्टेट्स वाला है। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। तो ये हमारा रीजनल वेरिएशन वाला ही एक पॉइंट था, ये भी एक क्वेश्चन बन के आ जाता है। तो आपने खैर पूरा वही वर्ड टू वर्ड ही सुना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शाबाश। नेक्स्ट, व्हाट आर इंक्लूडेड इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ये वैल्यू बेस्ड नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये तो आप बता सकते हो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में क्या क्या इंक्लूड होता है, बताओ। Very good. Three sectors are included in it: primary, second, and tertiary. Very good. 10th read करो. Question read करो 10th. Why standard of living was low during that time? उस समय का standard of living low क्यों था? बताओ क्यों था? इसका बेसिक रीजन था, मैंने आपको पहले भी बताया था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाज डाउन एट दैट टाइम। मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या क्या आता है, लग्जीरियस लाइफ। आप अगर पंखे में, वो मैं अब दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, पंखे में भी सो सकते हो, एसी में सो रहे हो, आप पैदल भी चल सकते हो, बाइक या गाड़ी में चल रहे हो। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आता है आपकी, ये मेजर होता है आपकी लग्जीरियस लाइफ, आप कितनी रिच लाइफ जीते हो उसमें आता है। हाँ जी, जी जी जी, करेक्ट बचा, इसका ये होगा, यही होगा, that at that time standard of living was low because people used to spend their 80 to 90% of the earning in the basic necessities like food, clothes and shelter. There was no extra money, so that they can spend on improving their standard of living. बस वही वाला है, very good. Next, give an overview of foreign trade during that time. छोटा सा बता दो सम अप में, फॉरेन ट्रेड में क्या क्या चीजें थी उस टाइम के। वेरी गुड, very good. Half of the trade was other country and half with Britain. Next.
नेट एक्सपोर्टर ऑफ, बोलो। वेरी गुड। इन दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हो आप? ओके बाबू, वेरी गुड। साथ साथ आपका ओरल टेस्ट भी हो गया, और ये वही वाला क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन सेम है। इसे आप वही लिख लेना, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इंप्रूवमेंट और व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। बस डिफरेंस ये, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट में बस आप तीन ही लिख सकते हो, इंडस्ट्रीज, रेलवे और जॉइंट वाला। और इसमें आपको कंडीशन बताने, तो कंडीशन आप सब लिख सकते हो, 1 to all। इसमें हेल्थ फैसिलिटीज, ये सब, एग्रीकल्चर वगैरह सब लिख सकते हो इसमें। ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, ये आपको वैसा आपने बताया सारे, लेकिन मुझे ये बताओ कि आपको इन 12 क्वेश्चंस में कोई डाउट है? कोई डाउट है? ओके बच्चा, आप ये कल तक मुझे लिख के दिखा देना। चलो अब मैं कुछ एमसीक्यूज हैं, हम वो एमसीक्यूज पे देख लेते हैं। फर्स्ट एम ओके बाबू, फर्स्ट देख लेते हैं, इन हाउ मेनी सेक्टर्स इज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड, 1 2 3 4, कितने सेक्टर्स? थ्री। कौन कौन से? एक बार नाम भी बोल दो। Very good. There were three sectors during that time, that were primary, secondary, and tertiary. Next, second, what is the another name of service sector? Service sector का दूसरा नाम क्या होता है? Tertiary, tertiary. Very good. Tertiary, primary और secondary में से tertiary sector. Very good. Next, question number third. ये ध्यान से पढ़ना. What was the nature of Indian economy on the eve of independence? Was it stagnant? What is backward? वेरी गुड। अंडर डेवलप्ड एंड ऑल ऑफ दिस। बच्चे पता है क्या गलती करते हैं? बच्चे इन क्वेश्चनों में क्या करते हैं? स्टेगनेंट देख लेते हैं, उन पे टिक लगा देते हैं, बैकवर्ड देख लेते हैं, उन पे लगा लेते हैं। बट एक बार ना आप एमसीक्यू करने से पहले सबको देख लिया करो, जो उसका मोस्ट सुटेबल क्वेश्चन होता है उसे ही किया करो। वो स्टेगनेंट भी थी, बैकवर्ड भी थी, अंडर डेवलप्ड भी थी, तीनों थी, ऑल ऑफ द अबव। गुड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब हाय हाय, ये तो फिर वही है। व्हाट वाज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? 44, 50, 60? हाँ, 44 इसके आसपास का है, हम वही दिखा देते, क्योंकि 50 और 60 तो बहुत ज्यादा है। तो 44 ईयर वाज द इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 4 की लाइन का बेसिकली करेक्ट है। गुड बच्चा। तो फिर 40, तो फिर 44 ही मान लो, फाइनल रहा। आज से कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रखेगी, 44 ही मान लो। बुक में भी और इसमें भी है, 44 ही मान लो। हाँ पक्का फिक्स, अब से यही करेंगे। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर? एग्रीकल्चर। वेरी गुड। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें डायरेक्टली आप चीज लेके बेच देते हो, इसमें आप कोई प्रोसेसिंग नहीं करते, जैसे फिशिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। यू डोंट डू एनी वर्क अपॉन ऑन दीज सेक्टर्स, राइट? एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, in which of the following sectors manufacturing sector included? Primary, tertiary, secondary? वेरी गुड। सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, टर्शरी में सर्विसेज होते हैं, प्राइमरी में डायरेक्टली चीजों को लेके सेल आउट कर देना। वेरी गुड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। Who was the first iron and steel company? Where was the first iron and steel company established? मेन जमशेदपुर ही है इसका आंसर। इसका आंसर है बी, जमशेदपुर। जमशेदपुर एक ऐसी जगह जहां पे फर्स्ट आयरन एंड स्टील कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी। हाँ, जमशेद जी टाटा वही कहा जाता है, इनका नाम ही वही फेमस है। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेजर ऑक्यूपेशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? इंडस्ट्री, सर्विस, एग्रीकल्चर? वेरी गुड। एग्रीकल्चर वाज द मेजर सेक्टर, मेजर ऑक्यूपेशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। लास्ट क्वेश्चन इज, ये शायद आपको आता होगा या नहीं, बट व्हाट इज द टैक्स और ड्यूटी ऑन इंपोर्ट्स कॉल्ड? टैरिफ, कोटा, एक्सपोर्ट? नो बाबू, टैरिफ। टैक्स ऑन इंपोर्ट ड्यूटी टैरिफ होता है, इसका टैरिफ आंसर है। ये आप इसे याद रख लेना, चैप्टर में कहीं आया नहीं तो इसमें मैंने आपको बताया नहीं, बट दिस इज टैरिफ। कोटा डिफरेंट होता है, दिस इज टैरिफ। ठीक है। अब बाबू आप मेरी बात सुनो, ये एमसीक्यूज तो लिखने की कोई जरूरत है नहीं आपको अपनी नोटबुक में। रीजन भी,
ये तो आपने ओरल आंसर दे दिए, इतना टाइम वेस्ट मत करो, इसे तो लिखो मत। आपके जो क्वेश्चंस है ना, ये 12 क्वेश्चंस आप इन्हें लिख लो अपनी कॉपी में, कल आपका टेस्ट होगा विद द सेम टाइमिंग्स, आप इसे लिख लो, इनके आंसर जरूर लिख लेना अपनी कॉपी में। और एक बार चाहे संडे को मुझे ना सारे जो चैप्टर है उसके नोट्स भेज देना, 1 to मतलब इस चैप्टर के स्टार्टिंग से नोट्स भेज देना, ठीक है।